हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 का पेपर डिस्कस करेंगे। ये 9 मार्च 2026 को जो पेपर हुआ था उसका फर्स्ट शिफ्ट आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। इससे पहले जो 6 मार्च 2026 को जो पेपर हुआ था उसके तीनों शिफ्ट मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो इसी चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। इसका जो और भी जो आरआरबी ग्रुप डी का पेपर हुआ था, है ना, ग्रुप डी का एनटीपीसी का हुआ था, सेक्शन कंट्रोलर का हुआ था और भी बहुत सारे मतलब मैंने कोर्स करा रखे हैं इस चैनल पे। तो इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्रत्येक प्ले लिस्ट का लिंक है ना। तो अगर आप नहीं देखें अभी तक तो आप जाकर देख लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि इस पे टेक्नीशियन के बाद मैं फिर एएलपी का पेपर कराऊंगा और फिर जो आगे जो पेपर होंगे सारे पेपर में इस चैनल पर आपको सॉल्व करके मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अब, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आप अपडेट रह पाएँ कोई भी अगर वीडियो अपलोड होती है इस चैनल पे। तो ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक ग्राहक 50,000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक लैपटॉप खरीदता है और स्टोर लैपटॉप पर 10% की छूट देता है। इसके अलावा एक फेस्टिव ऑफर के अंतर्गत पहले से छूट प्राप्त वस्तु पर 12% की अतिरिक्त छूट दी जाती है। यदि ग्राहक क्रेडिट कार्ड से भुगतान करते हैं तो उसे अंतिम मूल्य पर 5% का अतिरिक्त कैशबैक दिया जाता है। तो ग्राहक द्वारा प्रभावित रूप से भुगतान की गई राशि कितनी होगी? देखिए, मुझसे ये कह रहा है कि एक 50,000 के सामान है ना, कितना का है? 50,000 का सामान है। उस पर क्या हुआ कि लैपटॉप का जो स्टोर ओनर है उसने बोला कि 10% की छूट देंगे। 10% की छूट दिया तो मतलब क्या कि जितना के वस्तु उसका 90% उसको पेड करना पड़ेगा, तो 90/100 हो गया। ठीक। और बोला है कि फेस्टिव ऑफर के अंतर्गत उसको दी गई छूट राशि पर दी गई छूट राशि ये है 50,000 गुने 90/10, 90 मतलब 90/100 आप कह सकते हैं। ठीक। तो क्या हुआ कि इस पे 12% की अतिरिक्त छूट दी जाती है ना, तो इसको 12% की और छूट दी गई तो उस जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका 88% उसको पे करना पड़ेगा, है ना। उसके बाद बोल रहा है कि अगर वो क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है तो उसको 5% अतिरिक्त छूट दिया जाता है। तो 5% अतिरिक्त दे रहा है छूट, तो मतलब आपको 100 में से 5% का मतलब इसका भी 95% आपको पेड करना पड़ेगा। तो 95/100 हो गया। अब इसको काट लीजिए, है ना। इसको चलिए दूसरा कलर से सॉल्व कर देते हैं। 00 से 00 खत्म, ये 00 से ये 00 खत्म। ठीक। 10 से 10 खत्म, 5 से 5 दूना 10, 2 से 2 चौक 44 दूना 88। क्या हो गया? आ गया 9 गुने 44 और गुने 95। ठीक। तो हम कैसे सोल्व कर सकते हैं? यहाँ से हम इसको इससे भी चेक कर सकते हैं कि मतलब यूनिट डिजिट से ही चेक कर सकते हैं। यूनिट डिजिट सबका 0 आ रहा है तो ये नहीं होगा। तो फिर क्या किस से चेक कर, एक तो गुना कर सकते हैं आप, और दूसरा चेक कैसे कर सकते हैं? जैसे मैं खोजूँगा कि यहाँ पे 9 है तो जो भी आंसर होगा वो 9 के मल्टीपल होगा। देखिए, पहला है 7 4 11 और 11 और 6 17, इसका 17 आ रहा है तो ये 9 का मल्टीपल नहीं होगा। दूसरा है कि 7 4 11 11 और 3 14, 14 9 23 आ रहा है तो ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तीसरा जो है वो 7 3 10 और 10 और 11 21, तो ये भी 9 का मल्टीपल नहीं है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो चौथा है कि 7 3 10 और 10 और 8 18, तो 18 आ रहा है जिसका ये 9 का मतलब 9 से डिविजिबल है, तो ये क्या होगा? यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें 9 आ रहा है और जो संख्या मतलब जिसमें 9 आ रहा है तो उसका जो प्रोडक्ट आएगा गुना करने पे तो वो भी 9 से विभाजित होगा। इस प्रकार एक ही ऑप्शन था तो ये हो जाएगा। ये मैं इसलिए सिखा रहा हूँ आपको, ये तो इजी था, आप गुना भी कर लेते, लेकिन जब बड़ा गुना आएगा तो आप वहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन इजी है, आप कर लेंगे। ये तो कैलकुलेशन का ये है कि एक ट्रेन, तीसरा क्वेश्चन है कि मैं इसको 2 मिनट बोला है कि एक ट्रेन 72 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए उसी दिशा में 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रहे 180 मीटर लंबी एक ट्रेन को 27 सेकंड में पार कर लेती है। तेज चाल से चलने वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, मुझसे पूछा गया है कि 2 ट्रेन है और 2 सेम दिशा में चल रहे हैं, मतलब एक ट्रेन इधर से जा रहा है और एक ट्रेन इधर ही जा रहा है, दोनों ट्रेन चल रहे हैं सेम दिशा में। तो एक का स्पीड 72 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे की स्पीड है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। बोल रहा है कि जो 36 किलोमीटर वाले घंटा के स्पीड से चल रही है जो ट्रेन, उसकी लंबाई 180 मीटर है ना, 180 मीटर है। तो मैं मान रहा हूँ जो 72 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से चल रहा है उसका लंबाई L होगा। ठीक है। तो आपको पता है कि जब दो व्हीकल या 2 वस्तु एक दिशा में चलती है
तो उसकी रिलेटिव स्पीड जो होता है वो दोनों का अंतर हो जाता है। तो आप रिलेटिव स्पीड की बात करूँ मैं RS में लिखता हूँ रिलेटिव स्पीड, है ना। तो ये हो जाएगा 72 माइनस 36 बराबर 36 किलोमीटर प्रति घंटा। अब मुझे पूछ रहा है कि तेज चाल वाली ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो क्या होता है, मैं यहाँ से निकालूंगा डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है ना भाई। डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। देखिए आपको मैं थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ, जैसे कि ये एक ट्रेन है, ठीक, या कोई व्हीकल है, दूसरी व्हीकल बी है ना, ऐसे ये भी इसी दिशा में चल रही है, ये भी इसी दिशा में चल रही है। तो जब ये ट्रेन मान लो कि इसका स्पीड ए की स्पीड ज़्यादा है तो वो बी को कहीं ना कहीं ओवरटेक करेगी। जब ओवरटेक करेगी तो कितनी लंबाई ट्रेवल करेंगी, ये तो एक बी की लंबाई ट्रेवल करेगी। ये कब ओवरटेक करेगी, ओवरटेक करेगी तो यहाँ पे ए यहाँ पे आ जाएगा, है ना, उठ के। तो टोटल कितनी लंबाई ट्रेवल की, इसका बी की लंबाई ट्रेवल किया, वो खुद का लंबाई ट्रेवल किया, तब तो ये इसको मतलब ओवरटेक कर पाया, है ना। तो आपको अगर पूछा कि डिस्टेंस कितना होगा, तो डिस्टेंस जो होगा कि ए का जितना लंबाई होगा 100 और बी का लंबाई होगा जो, दोनों को सम कर देंगे तो टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा मुझे, ठीक है। तो ये मैं समझाने के लिए लिखा था। देखिए तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना है, 180 मीटर एक का ट्रेवल करना है, दूसरा का एल है ना, तो मैंने एल लिख लिया। स्पीड कितना है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 36 इसको हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18, है ना। और टाइम कितना है, टाइम दे रखा है 27 सेकंड में पार कर लेता है, 27, 18 दूना 36 हो जाएगा। तो हो जाएगा 5 दूना 10, 270। तो एल बराबर क्या हो जाएगा, 270 माइनस 180, ठीक। तो ये हो जाएगा कितना, 90 मीटर, ठीक है। ऑप्शन में दे रखा है 90 मीटर का। अगला क्वेश्चन है, ये कैलकुलेशन है, मैं सॉल्व कर देता हूँ, थोड़ा सा लेंदी है इसलिए। देखिए यहाँ पे मैं करूँगा 5 और 3 8, 8 में से 6 गया था 2, और 2 में 16 से भाग दूंगा मैं तो 16 में 2 से भाग दूंगा तो इसका यहाँ पे आ जाएगा कितना 8। मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख दिया इसका 8। अगला इस ब्रैकेट में आते हैं, तो इसमें क्या आएगा 6 दूना 12, है ना। 18 में 12 से क्या किया हमने, भाग दिया, तो 18/12। और फिर भाग दे रहा है इस पूरा को 3 से, आप तो फिर से 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर भागा 3, इसको काटूंगा तो 12 36, 18 में 36, तो ये हो जाएगा 1/2। तो सेकेंड जो ब्रैकेट था उसका 1/2 निकल गया मुझे, ठीक। तो यहाँ से सेमी ब्रैकेट क्लोज हो गया एक, ठीक है। उसके बाद ऑफ दिया हुआ है, उसके आगे दिया हुआ है, तो 18/9 तो हो जाएगा 2, और 2 गुने 3 कितना हो जाएगा 6। तो 6 गुने इसको लिखना है हमको, ठीक। तो कैसे लिखेंगे, जैसे 6 और 1/2 और प्लस 8, तो 6 में 1/2 से गुना होगा 3 हो जाएगा, 8 6 48 हो जाएगा, तो 48 और प्लस 3 51 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल 225 स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर है, इसका परिमाप किसी षष्ठभुज के परिमाप के बराबर है, तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए तो वर्ग का क्षेत्रफल दे रखा है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर भुजा के स्क्वायर। तो भुजा के स्क्वायर बराबर कितना दे रखा है 225, तो यहाँ से ए कितना हो जाएगा, एक हो जाएगा यहाँ से 15, है ना। ऐसे यहाँ से 15 निकल जाएगा। तो मुझे बोल रहा है कि जो षष्ठभुज का परिमाप है वो वर्ग के परिमाप के बराबर है। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुने भुजा, है ना, भुजा। और षष्ठभुज का अगर मान लेता हूँ, षष्ठभुज का जो एक लेंथ मतलब एक भुजा वो एल है, ठीक है। मैंने माना कि षष्ठभुज का एक भुजा एल है, तो षष्ठभुज का परिमाप क्या हो जाएगा 6 गुने एल, है ना। तो 4 गुने 15, ये यहाँ पर ए 15 निकला ना भाई, 15 जो का 60 बराबर 6L। तो यहाँ से एल क्या निकला, एल निकला 10। तो मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है षष्ठभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो षष्ठभुज का क्षेत्रफल मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको क्या होता है, क्षेत्रफल क्या होता है षष्ठभुज का, क्षेत्रफल हो जाएगा 6 इंटू समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल, तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, तो एल स्क्वायर हो जाएगा ना। तो हो जाएगा 6 इंटू √3/4, और भुजा कितना दे रखा है 10 सेंटीमीटर, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, और 100 से अगर इसको करूँ तो 25 चौका 100, 25 छक्का कितना हो जाएगा 150, 150 और √3, तो हो जाएगा 150 √3 इसका आंसर हो गया, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 3 के पावर 2a - b बराबर 3 के पावर a + b बराबर 27। 27 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 3/2 लिख सकते हैं ना भाई, 2 27, समझ गए आप। अब देखिए मैं इक्वेट कर देता हूँ, जब भी बेस बराबर होता है ऐसे केस में, तो जो ऊपर का पावर होता है वो भी बराबर हो जाएगा। आप सिंपल सी बात है, आप ऐसे देख लीजिए कि 5 के स्क्वायर, 5 का मैंने स्क्वायर लिख दिया, इधर मैंने लिखा 5 के पावर a, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो a का वैल्यू है वो 2 के बराबर है, तभी तो ये बराबर हो पाएगा,
समझे कि नहीं। अब मैंने एक तरफ 5 का स्क्वायर लिख दिया और एक तरफ लिख दिया 5 के पावर a, तो दो ए जब तक 2 के बराबर नहीं होगा तब तक इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसका मतलब जो है जब बेस बराबर होता है तो जो पावर होती है वो भी बराबर होती है। ठीक है, चलिए तो इसमें करते हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट और थर्ड से फिर 2a माइनस बी बराबर 3/2। ठीक है, और यहाँ से लिख सकता हूँ सेकेंड और थर्ड से a प्लस बी बराबर 3/2 लिख सकते हैं। आप इसको सॉल्व कर लेंगे, कर लीजिए। मैं क्या करूँगा, इसको सेकेंड वाले को फर्स्ट वाले से ऐड कर दूंगा दोनों को। अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, b से b खत्म, यहाँ से b से b खत्म, और 3a बराबर हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3/2 ऐड होगा 3 हो जाएगा। तो यहाँ से a की वैल्यू कितना निकलेगा, a की वैल्यू निकलता है 1, और a की वैल्यू अगर 1 निकलता है तो अगर सेकेंड इक्वेशन में हम डालें इसमें कि a प्लस बी बराबर 3/2 है और यहाँ पे a 1 हो गया तो b कितना हो जाएगा, b हो जाएगा 1/2, तब तो दोनों मिलकर 3/2 बनेगा, है ना। तो b हो जाएगा 1/2। आगे समझ में। अगला क्वेश्चन है कि 120 पूर्णांक वाली किसी परीक्षा में b को 50 अंक प्राप्त हुए जबकि a को 80 अंक प्राप्त हुए, तो a के अंकों का कितना % b के अंक थे। देखिए बोला है b को प्राप्त हुआ 50 अंक और a को प्राप्त हुआ 80 अंक, तो पूछ रहा है कि a के अंकों का कितना % b के अंक थे। तो परसेंटेज निकालना है तो कैसे निकालेंगे हम कि b का अंक 50 है और a का अंक 80 है, अगुणे 100 कर देंगे, है ना। तो ये हो जाएगा 5/4, तो 125 बटे नहीं 125 नहीं 25 250 हो जाएगा, सॉरी इसको करूँगा तो 50 + 250 बटे 4 से काटूंगा 4 × 24, है ना, और हो जाएगा कितना 62.5% हो जाएगा। इसका तो ईजी था, आप कर लेंगे। इसमें पूछा है सेक 60 डिग्री, सेक के स्क्वायर 60 डिग्री माइनस 1, तो सेक 60 का वैल्यू कितना होता है, सेक 60 का वैल्यू होता है 2, सेक 60 का वैल्यू होता है 2, तो 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा, सेक 60 के स्क्वायर हो जाएगा 2 के स्क्वायर माइनस 1, तो हो जाएगा 4 - 1 बराबर 3, है ना, तो 3 हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है किसी बेलनाकार टंकी की धारिता 55/440 है, यदि इसके आधार, है ना, यदि इसके आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तो टंकी का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हमसे बोला है कि टंकी की धारिता दे रखी, मतलब वॉल्यूम दे रखा है टंकी का कितना 55/440 होता है ना। अब वॉल्यूम बराबर क्या होता है टंकी का, πr²h। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि 55/440 बराबर पाई का वैल्यू 22/7, आर दे रखा है मुझे 14, तो 14 के स्क्वायर 196 या 14 × 14 हम लिख सकते हैं, है ना, और एच मुझे निकालना है यहाँ से। तो मैं अगर इसको गुना करूँ 7 × 7 = 14, मैं अलग कलर से कर देता हूँ इसको, 11 × 2 = 22 और 11 × 5 = 55 और 4 0 1144, है ना, तो 50/40 कटेगा ये। फिर अगर 2 से काटना चाहूँ 7 से काटता हूँ ना, 7 × 2 = 14 और 7 से 49, ये कुछ और कटेगा, 2 मिनट रुक जाओ भाई, कट जाएगा क्या 7 से 7 2 = 14, 7 से 49 और 5 4 नहीं 7 से नहीं कटेगा, सॉरी मुझे लगता है सही गुणा नहीं किया, एक बार फिर से करता हूँ। देखो 7 2 = 14 कर दिया, और अगर 2 से काटना चाहो इसको 2 से नहीं काटते, 11 से काटते, 11 2 = 22, 11 5 = 55, 4 आया फिर 0 उतरा, 11 × 44 तो हो गया। तो यहाँ से एच क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा यहाँ से 50/40/4 × 14। अगर मैं इसको 4 से काटना चाहूँ तो 4 से हो जाएगा कितना 12 × 4 = 48, 2 0 4 6 = 24, है ना, 4 6 = 24 0 हो जाएगा। 14 से काटना चाहूँ तो 12 × 48 2 और 4 4 6 = 24 0। 14 से काटना चाहूँ तो 14 9 126, तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ से क्या निकला, यहाँ से निकला कि जो एच आया है इसका सिलेंडर का, बेलनाकार टंकी का, वो 90 मीटर है ना, 90 मीटर है। तो मुझे निकालना है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, है ना। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 2πr × r + h, तो वैल्यू रख देंगे 2 × 22/7 × r कितना है r 14, और r + h कितना, और 90 + 14 हो जाएगा 120,
90 104 है ना, 7 दूना 14। आप इसका यूनिट डिजिट देख सकते हैं, यूनिट डिजिट सबका सेम ही है ऑप्शन में भी। तो क्या कर सकते हैं, करेंगे 104 और दूना 208, 208 दूना हो जाएगा 416, और 416 और के दूना हो गया कितना हो जाएगा 832, 832 गुने 11, 832 गुने 11, तो 2 3 2 5 और 3 11 और 8 1 9, तो 9 91 92 51 आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई इसको थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा मुझे, रुक जाओ, इसको थोड़ा सा इधर खसका देते हैं। ठीक है, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल तुमको दिखाता हूँ इसको, ये तो सही है, चलो ये 4 ज़्यादा घसक गया, ये रुको, टेक्नोलॉजी सही नहीं लगा, अभी लगाता हूँ, ये ऐसे नहीं, ये भी नहीं लगेगा भाई, टेक्नोलॉजी लग नहीं रही है, रुक जाओ, इसको घसका देते हैं थोड़ा सा दाहिने तरफ, यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, चलो अब टेक्नोलॉजी लग गई उनके पास। अब इसमें क्या करना है कि ऐसा में जब भी पूछे कि x का गुणांक, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं या आप एक स्टेप सोल्व करके इसका निकाल सकते हैं। जैसे मैं एक स्टेप सोल्व करके बता रहा हूँ कि अगर फर्स्ट और सेकंड का गुना करेंगे तो हो जाएगा x² माइनस और 9x और माइनस 6x, तो हो जाएगा 3x और माइनस 54। ठीक है, और x प्लस 5। अब मुझे ये देखना है कि किससे गुना होगा, तो सिर्फ x बच जाएगा। जैसे मैं ये कह सकता हूँ कि इस x से, जैसे मैंने कहा इस x से अगर 54 में गुना होता है तो सिर्फ x आएगा, है ना। इस x के गुणांक पूछा, मुझे x² या x³ का गुणांक नहीं पूछा, तो मैं सिर्फ x वाला का कोफिशिएंट का फोकस करूँगा। जैसे अगर इस x से इस 54 में गुना होता है तो माइनस 54x हो जाएगा, है ना, माइनस 54x हो जाएगा। और इस 3x वाला टर्म से अगर इसमें गुना होता है इस 5 में, क्योंकि अगर इस 3x से इस x में गुना होता है x² बन जाएगा, लेकिन मुझे सिर्फ x का कोफिशिएंट देखना है। तो ये 3x से अगर इस 5x में गुना होगा तो 5 के 15x हो जाएगा, तो 15x और माइनस 54x तो हो जाएगा माइनस 39x, और मुझे x का कोफिशिएंट देखना तो माइनस 39 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है कि वह कितनी धनराशि है जिसमें 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से साधारण ब्याज के रूप में 720 प्राप्त होता है। ये तो ऑलरेडी मैं पहले क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसके पहले लेक्चर में आप देख लेंगे, इजी क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि आयुषी और निधि का वर्तमान आयु में 14 वर्ष है, आयु में अंतर 14 वर्ष है, और आज से 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 60 वर्ष था। तो यदि आयुषी निधि से बड़ी है तो निधि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखिए आप एक स्टार मार के लिख लीजिए यहाँ पे, क्या कि आयु का अंतर हमेशा इक्वल रहता है। ठीक है, आप ये लिख लेंगे। ठीक, अब मैं इसको समझाता हूँ कैसे। जैसे कि ए और बी 2 व्यक्ति है, उसके अभी 2010 में, मैंने माना तो 2010 है ना, 2010 में इसकी आयु का अंतर था 5 वर्ष। ठीक, आप पूछेंगे कि 2025 में इसके आयु का अंतर कितना हो गया, फिर भी 5 वर्ष ही होगा। क्यों? क्योंकि जितना 15 साल अगर ए बढ़ा है, 15 साल तो बी भी बढ़ा है ना, तो अंतर हमेशा इक्वल होता है। समझ में आया आपको कि जब ए का एज बढ़ेगी तो बी का एज भी बढ़ेगा। तो उस रेशियो में अगर कोई व्यक्ति है 5 साल का अभी, और उसका बड़ा भाई 7 साल का है, तो जब छोटे भाई 10 साल का हो रहा है तो बड़ा भाई कितना हो जाएगा 12 साल का, तो अंतर हमेशा 2 ही का आएगा, 12 माइनस 10। ठीक है, तो ये आप समझ पाए होंगे कि अंतर हमेशा इक्वल रहते हैं। चलिए आप देखते हैं, बोला है कि आज से 5 वर्ष पहले उनकी आयु का योग 60 वर्ष था। तो अभी मान प्रेजेंट है ना, तो 5 वर्ष पहले माइनस 5, यहाँ माइनस 5 या प्लस 5 वर्ष कर दे, यहाँ पे उसका आयु का योग था 60 वर्ष, है ना। किसका? आयुषी और निधि का, है ना, आयुषी और प्लस निधि का, पी से प्रेजेंट हो गया। ठीक है, तो आयुषी निधि 5 वर्ष पहले 60 की थी, तो 5 वर्ष आयुषी भी बढ़ी है, 5 वर्ष निधि भी बढ़ी है, तो अभी कितना हो जाएगा दोनों का योग 70 वर्ष, क्योंकि दोनों बढ़ा है 5-5 वर्ष। तो प्रेजेंट आयु आयुषी प्लस निधि की जो प्रेजेंट आयु है वह हो गई कितनी 60 वर्ष, सॉरी 70 वर्ष, 60 वर्ष हो जाएगा 70 वर्ष। और दोनों के आयु का अंतर कितना है, निधि माइनस आयुषी जो है उसके आयु का अंतर है कितना 14 वर्ष। तो आप यहाँ से निकाल लेंगे। मैंने निधि माइनस आयुषी इसलिए किया है कि यहाँ पे कह रहा है कि जो आयुषी जो है निधि, सॉरी आयुषी निधि से बड़ी है ना,
तो ये हो जाएगा आयुषी अगर निधि से बड़ी है तो आयुषी माइनस निधि होगा, सॉरी, तो आयुषी माइनस निधि जो होगा वो 14 वर्ष है, क्योंकि यहाँ बोल रहा है ना कि आयुषी निधि से बड़ी है ना। तो यहाँ से फर्स्ट सेकंड को सोल्व करेंगे तो 17 और 14 84, 84 बटा अगर 2 करते हैं तो कितना हो जाएगा 42। तो आयुषी की आयु जो निकलता है अभी, आयुषी की आयु वो निकल जाएगा 42 और निधि की आयु जो निकलेगी वो निकल जाएगी कितना 28। तो यहाँ से ठीक समझ में आ गया आपको। अगला क्वेश्चन है कि लता और स्मिता की वर्तमान आयु का अंतर, सेम क्वेश्चन है, आयु का अंतर 84 है। आज से 5 वर्ष पहले उनकी आयु का 92 था। तो स्मिता, लता स्मिता से बड़ी है तो स्मिता का आयु कितनी, जो सेम क्वेश्चन है जो मैंने इसमें बताया था। तो आप इसके लिए, आपके लिए ये होमवर्क हो गया, ठीक है, आप कर लेंगे। अगला क्वेश्चन है किसी विद्यार्थी ने एक परीक्षा के 91% प्राप्त किए और 187 अंक से उत्तीर्ण हुआ, लेकिन जब उसने उसी परीक्षा में 36% अंक प्राप्त किए तो वह 60.5% अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैं पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे करना। इसमें जैसा ऐसा क्वेश्चन जब भी है तो आपको पास मार्क्स को इक्वेट करना है, ठीक है, को इक्वेट करना है। जिन लोगों को ज़्यादा समझ में नहीं आता मैं तो वो लिख लेंगे कि ऐसे क्वेश्चन पे क्या अप्लाई करना है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आप पास मार्क्स को इक्वेट करेंगे, जैसे देखिए मैंने क्या किया कि 91% को जो बच्चा प्राप्त किया है वह 187 अंक से उत्तीर्ण हुआ, मतलब 91% से 187 नंबर कम है उसका, मतलब जो उस परीक्षा का पास मार्क्स है, पास मार्क्स की बात करें तो 91% से 187 नंबर कम है। लेकिन अगर जो बच्चा 36% अंक प्राप्त करता है उसको 60.5% और अंक चाहिए उत्तीर्ण होने के लिए, क्योंकि वह 60.5 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया है। तो मैं क्या करूँगा, 36% जो प्राप्त किया है उसको कितना चाहिए अभी 60.5% और अंक चाहिए। अब मैं यहाँ से परसेंट निकालूंगा, 91% में से 36% गया तो कितना हो जाएगा 36 और 5 और ये 8 में से 3 गया तो 8 में से 5 55%। तो 55% का जो वैल्यू दे रखा है वो दे रखा है कितना 0.5 7 18 18 24 है ना। तो यहाँ से निकल जाएगा कितना 100% की वैल्यू मैं निकालूंगा। यहाँ से क्या पूछा है मुझसे, परीक्षा के पूर्णांक ज्ञात कीजिए, पूर्णांक ज्ञात कीजिए, 100% की वैल्यू निकालना है। तो क्या हो जाएगा 2 4 7.5 बटा 55 और गुने 100, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। 11 से काटूंगा, 11 5 55 और 1 दशमलव से 1 जीरो खत्म और काटूंगा 11 दूना 22 और 2 7 11 दूना 22, 11 25 55 225, 5 से फिर काटूंगा तो हो जाएगा कितना 5 का 20 और 5 5 25 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 450। तो टोटल फुल मार्क्स इसका निकल गया 450, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि 62A और 4, 62A 4 से विभाजित है तो A की न्यूनतम मान क्या आ सकती है। देखिए आपको नंबर सिस्टम में विभाज्यता का नियम या डिविजिबिलिटी रूल जिसको बोलते हैं आपको याद होना चाहिए। 2 से के लिए डिवाइड होने के लिए क्या कंडीशन है कि लास्ट में 0 2 4 6 8 आना चाहिए, है ना। 3 के लिए क्या है, 3 के लिए है कि उसका डिजिट का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, डिजिट सम। 4 के लिए क्या है, 4 के लिए लास्ट 2 डिजिट। 5 के लिए है क्या लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए। 6 के लिए क्या है वो 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए। 7 के लिए क्या है, 7 के लिए डिविजिबल रूल नहीं है, उसका निकालना पड़ता है। मैं आपको बताता हूँ किसका 8 का। 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट, सॉरी आप लिखो लास्ट 3 डिजिट जो होना चाहिए वो डिविजिबल होना चाहिए। फिर 9 के लिए डिजिट सम डिविजिबल होना, जितना उसका डिजिट सम है वो 9 का मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीपल होना चाहिए, तब वो डिविजिबल होता है, मतलब किसका 9 का। आपको समझ में आ गया। 2 के लिए सब बता दिया, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 8 के लिए, 9 के लिए। ये सब डिविजिबिलिटी रूल है, आपने नहीं मतलब पढ़ रखा है तो आप लिख लेंगे इस वीडियो से, ठीक है। चलिए तो 4 के लिए डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है, 4 के लिए कहता है कि लास्ट का 2 डिजिट उस 4 से डिवाइड होनी चाहिए, उस संख्या को 4 से डिवाइड होने के लिए, मतलब टोटल डिवीजन होने के लिए। तो संख्या क्या देखा 62 और A4। तो लास्ट का 2 डिजिट मुझे फोकस करना है, तो लास्ट का 2 डिजिट कितना है 1 है और एक 4 है। तो बोला A का न्यूनतम संभावित मान, तो क्या होगा कि 4 से कटने के लिए इसको क्या चाहिए न्यूनतम संभावित मान, या तो 0 हो सकता है या हो सकता है कितना
अगर 0 रखेंगे तो हो जाएगा 4, अगर 2 रखेंगे इसका मान तो हो जाएगा 24, और अगर कितना रख सकते हैं, 1 3 तो रख नहीं पाएंगे, 4 रख सकते हैं, 4 होगा 44। ए का वैल्यू हम पूछ रहे हैं, 1 4 0 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 4 रख सकते हैं, इस टाइप का आप रखेंगे। लेकिन हमसे ये पूछा गया है कि मिनिमम वैल्यू कौन सा होता है, मिनिमम वैल्यू यहाँ पे 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे वही पूछता कि मैक्सिमम वैल्यू उसका क्या होगा, ये इसका तो आंसर हो गया कि 0 हो जाएगा मिनिमम वैल्यू, क्योंकि 0 रखने पर ये 4 से पूर्णतः कट रहा है, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये पूछ ले कि मैक्सिमम वैल्यू, ये तो मिनिमम होगा, कि मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा यहाँ पे इसी कंडीशन में, कि अगर ए 4 दे रखी है तो ए की मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, तो क्या होगा। आप ट्राई करेंगे, जब मिनिमम वैल्यू पूछे तो आप 0 से ट्राई करें, और जब मैक्सिमम वैल्यू पूछे तो आप 9 से ट्राई करेंगे, तो 9 4 और 8 4। लेकिन आप देख रहे हैं कि 9 4 जो 94 है वो 4 से डिविजिबल नहीं है, इसका मतलब, और 84 जो डिविजिबल है, इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर अगर पूछता है मैक्सिमम वैल्यू क्या होना चाहिए ए का, तो ए का वैल्यू मैक्सिमम 8 हो जाता है इस केस में, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है, चलिए इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ ताकि क्वेश्चन मैं बता पाऊँ आपको। कह रहा है कि रमेश अपने खाते में 24,000 जमा करता है, जिस पर 12% वार्षिक दर से त्रैमासिक रूप से संयोजित होता है ब्याज। तो 6 महीने बाद उसके खाते में कुल राशि की गणना कीजिए। देखिए, कंपाउंड टेस्ट की बात किया जा रहा है हमसे। देखिए, बोला 24,000 रुपये क्या करता है वो, उसने जमा किया बैंक में, और उसका ब्याज जो है वो 12% है। 12% मतलब 1 साल का। लेकिन जो संयोजित होता है ब्याज वो त्रैमासिक है। त्रैमासिक मतलब 3 महीने में वो फिर से एक, मतलब त्रैमासिक मतलब ये हुआ कि 3 महीनों को 1 साल के रूप में काउंट किया जाएगा। 3 महीने तो इसमें 4 स्लैब बनेंगे 3 महीने के, है ना। 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, तो एक 3 महीने वाला का उसका ब्याज कितना होगा। अगर 4 स्लैब बन रहे हैं तो 1 महीने का मतलब 3 महीने का एक स्लैब का ब्याज होगा 3%, अगले स्लैब का भी 3%, अगले स्लैब का भी 3%, अगले स्लैब का भी 3% ब्याज होगा। तो हमसे पूछा है कि 6 महीने बाद उसके अकाउंट में कितना पैसा मतलब निकलेगा। अगर उसके अकाउंट से पैसा निकालना चाहूँ तो ये हो जाएगा कि इस टर्म का मुझसे पूछा गया 3 से 3 2 मतलब 3 महीने के 2 टर्म का मुझसे मतलब पूछा गया सिंपल मतलब सॉरी कंपाउंड इंटरेस्ट और उसके साथ साथ प्रिंसिपल। तो 3% और 3% कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो इसका जो इफेक्टिव इंटरेस्ट होगा, इफेक्टिव इंटरेस्ट क्या हो जाएगा। आपको पता है कि जब कंसेक्यूटिव मतलब लगता है इंटरेस्ट कैसे लगते थे, a प्लस बी और प्लस ए बी बटा 100, है ना। तो 3 + 3 प्लस 3 × 3/100। तो इफेक्टिव इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, इंटरेस्ट हो जाएगा 6.09%, है ना। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे कि इंटरेस्ट निकाल लेंगे 6.09/100। चलिए, 00 से 00 खत्म, और ये हटाएंगे तो फिर नीचे 00 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 0 से 1 0 फिर हम हटा सकते हैं। आप गुना कर देते हैं, 24 नंबर कितना हो जाएगा। और इसमें कुछ लगा सकते हैं क्या दिमाग, इसमें ऐसे यूनिट डिजिट से करना हो या 9 चौक 36, तो यूनिट डिजिट 2 का 36 6 है ना। तो 2 1 नहीं होगा इससे, क्यों, क्योंकि अगर 1 का 6 रहता तो मैं सीधे लगा देता कि यूनिट डिजिट 6 आ रहा है, ठीक। लेकिन 2 का दे रखा है, तो और क्या लगा सकते हैं, जैसे हम ये लगा सकते हैं कि ये 9 का मल्टीपल होगा, क्योंकि ये जो संख्या है ये भी 3 और 8 का 3 × 8 इसको लिख सकते हैं। और ये संख्या है ये भी 3 से कट रहा है, ये भी ना 3 से कट रहा है, कट रहा है ना भाई ये वाली, तो ये भी 9 का मल्टीपल होगा। तो ये इस कुछ मतलब आंसर में और इस आंसर में, क्योंकि मैंने 2 आंसर तो छाट लिया है कि दोनों का जो इसका यूनिट डिजिट होगा वो 6 होगा, ठीक है। मैंने एक तो छाट लिया कि दोनों का यूनिट डिजिट 6 होगा। अब मैंने दूसरा अब ये क्या लगा सकता हूँ कि मुझे गुना ना करना पड़े, क्योंकि बड़ा बड़ा गुना करना पड़ेंगे तो आप थक जाएंगे दिमाग से एग्जाम में, है ना। तो आपको ऐसे पता होना चाहिए कैसे ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो 3 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे 3 3 9 हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो संख्या होगा वो 9 का भी मल्टीपल होगा। तो 9 का मल्टीप्लिकेशन चेंज कर लेते हैं, क्या करेंगे, ये हो जाएगा 6 8 14, 14 7 21, 21 6 27, 27 और 5 कितना हो जाएगा 42, 32 और 32 2 34। तो ये संख्या जो है वो डिविजिबल नहीं है 9 से, और तो ये आंसर हो जाएगा इसका, क्योंकि ये डिविजिबल होगा 9 से, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन है, आप गुना करके भी देख सकते हैं इस क्वेश्चन में, बट मैं आपको सिर्फ गुना करना नहीं सिखा रहा, मैं सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में कैसे इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए,
अगला क्वेश्चन ये करा, चलिए इसको थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू आर एक त्रिभुज है, जिसमें पी क्यू आर त्रिभुज है, इसमें पी का जो कोण समद्विभाजक है, कोई रेखा जो क्यू आर को ए पे काटता है, और पी क्यू ए और ए आर की लंबाई पी क्यू 12 सेंटीमीटर, क्यू ए 4.2 सेंटीमीटर और ए आर जो होता है 3.8 सेंटीमीटर है। तो पी आर की लंबाई याद कीजिए, पी आर की लंबाई मुझे निकालना है, इसका वैल्यू मुझे निकालना है, इस लेंथ का। देखिए आपको कोण समद्विभाजक का कंसेप्ट पता होगा कि जब कोई कोण समद्विभाजक सामने वाली भुजा को हिट करता है, जैसे आप ऐसे इसको बताता हूँ, जब ये कोण समद्विभाजक सामने वाला भुजा को हिट करता है तो इस भुजा और इस भुजा का जो रेशियो होगा वो इक्वल होगा इस भुजा और इस भुजा के रेशियो का, समझे। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोण समद्विभाजक जिस कोण का समद्विभाजक होता है उस भुजा का रेशियो जिस भुजा को काटता, मतलब वो जिस भुजा पर उसकी समद्विभाजक मिलती है उस भुजा के रेशियो जो काटने के बाद जो रेशियो बचता है वो उसके बराबर होता है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको भाषा में मतलब ऐसे कि पी क्यू बटा पी आर बराबर क्यू ए, रेशियो बराबर होता है ना क्यू ए बटा ए आर, है ना। ये आप लिख लेंगे, ये फिगर बना के इसको आप लिख लेंगे, ठीक है, कि इसका जो है रेशियो मतलब पी क्यू और पी आर का रेशियो इक्वल होता है क्यू ए और ए आर के रेशियो के इक्वल होता है, ठीक है। तब इसको पुट कर देंगे, पी क्यू कितना है 12 और पी आर निकालना है मुझे, पी आर बराबर क्यू ए कितना है 4.2 और ये कितना है ए आर 3.8, इसको दशमलव से दशमलव खत्म, इसको काटूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 21 और ये हो जाएगा 19। इसको और शॉर्ट करना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ 4 3 चौका 12 और 3 सते 21। तो यहाँ से पी आर कितना निकल जाएगा, पी आर निकल जाएगा 19 चौका 76 बटे 7, 7 दाएँ 70 और 6/7, है ना। तो ये आ जाएगा 10.9 सेंटीमीटर। चलिए ये क्वेश्चन है, आप कर लेंगे क्योंकि ये ऑलरेडी मैं 2 वीडियो में करा चुका हूँ सेम क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ लेकिन ये अच्छा कंसेप्ट है, एक बार फिर से बताऊंगा, ठीक है। इसमें ऐसा क्वेश्चन जब पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए आप, है ना, नहीं तो बोलेंगे क्वेश्चन नहीं पढ़ते। देखिए क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक बिक्री के दौरान 40% वस्तुओं को 17% लाभ पर बेचा गया और शेष वस्तुओं के 25% भाग को 22% के लाभ पर बेचा जाता है, और इसके बाद शेष वस्तुओं को 10% की हानि पर बेचा जाता है। तो मान लीजिए कि सभी वस्तुओं का क्रय मूल्य समान है, तो समग्र लाभ का परसेंट कितना होगा, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है तो आपको क्या करना है, आप मान लेंगे टोटल वस्तु जो था वो 100% था, है 100% वस्तु था, तो उसमें से 40% वस्तु को क्या किया, इसमें से 40% वस्तु को क्या किया इसने 17% के लाभ पे बेचा। तो 40% वस्तु है उसको कैसे लिख सकते हैं हम, कि अगर भाग में लिखना चाहे, फ्रैक्शन के रूप में लिखना चाहे तो हम लिख सकते हैं कि 2/5, 40/100 को इसको 2/5 लिख सकते हैं ना भाई। तो 2/5 भाग को इसने क्या किया 17% के लाभ पे बेचा, है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 2/5 भाग और 17% लाभ था प्लस 17, ठीक है। 17% आप परसेंट भी ले सकते हैं, 17% के लाभ पे बेचा, ठीक है। फिर प्लस कर देंगे, फिर बोला है कि शेष वस्तुओं के 25%, शेष वस्तु कितना बचा 60%, और 60% का 25% कितना हो जाएगा, 1/4 करेंगे तो 15%, है ना। 60% का 25% कितना हो जाएगा 15%। तो 15% को अगर फ्रैक्शन में लिखना चाहे, फ्रैक्शन में, तो कितना हो जाएगा 15/100। इसको अगर सोल्व करें तो 3/20, है ना, हो गया ना। तो वही बोला है कि शेष वस्तुओं के 25% भाग को 22% के लाभ पे बेचा जाता है। इसका मतलब 3/20 भाग को ये 22% के प्रॉफिट बेचता है, ठीक है। आप पूछ रहा है कि अब शेष, इसके बाद शेष वस्तुओं को 10% की हानि में बेचता है, तो शेष कितना बच जाएगा, 40% ये कंज्यूम कर लिया, 15% ये कंज्यूम कर लिया, 55%, तो शेष कितना बचा 45% बचा ना भाई, 45% बचा। तो 45%, तो इसको लिख सकते हैं 45% को क्या लिख सकते हैं 45/100, इसको काटूंगा तो 9/20 हो जाएगा ना भाई, 9/20। तो इसको मैं यहाँ से, ये अलग है यहाँ से, तो 9 प्लस 9/20 जो शेष भाग है उसको 10% का हानि बेचा गया, तो ये हो जाएगा -10%, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेंगे,
17 दूना 34/5, 5% प्लस का है, और 22 दिया 66/20, इसको ऐसे लिख सकते हैं कि काट दिया तो 11, तो प्लस 33% ये हो गया। ठीक है, आगे बोल रहा है, आगे कितना हो जाएगा, इसको मैं अगर काट दूँ इसको 2, तो हो जाएगा कितना 4.5%। तो मुझसे क्या पूछ रहा है, सॉरी ये 33% नहीं होगा, 11 22 कटेगा 3.3% हो जाएगा, सॉरी। ठीक है, ये यार मैं क्या कर दिया, ये यहाँ पर माइनस है ना, ये माइनस 4.5% हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा 3.3%। इसको अगर नीचे सोल्व करना चाहूँ तो 5 छक 30.8% हो जाएगा, ये पूरा को सोल्व करता हूँ नीचे। ठीक है, 5 छक 30.8% हो जाएगा, प्लस 3.3% हो गया, और माइनस 4.5% हो गया। इसको सोल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 8 3 11, 11 में से 5 गया तो 6, और 6 3 9, 9 में से 5 गया तो 9 में से 4 गया तो 5, तो 5.6% का प्रॉफिट हो रहा है। अगर यहाँ पे माइनस आ जाता तो इसका मतलब होता है कि लॉस हो रहा है। ठीक है, आपको क्या करना है कि आपको इसमें करना क्या है कि जितना भाग दे रखा है, यहाँ पे मैंने क्या बताया कि ये जितना दे रखा है उसका भाग निकाल लीजिए कि आप इसका कितना भाग है और उसको कितना परसेंट प्रॉफिट है, कितना परसेंट लॉस पे बेचा जा रहा है। यहाँ पर मैंने 40% निकाला, 40% को 17% प्रॉफिट बेचा जा रहा है। यहाँ पे 60% का 25% मतलब 15 आ गया, तो 15% को 22% का प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है, और बाकी रिमेनिंग जो है 45/100 हो गया ये, तो इसको 9/20 लिख सकते हैं अगर इसको फ्रैक्शन के रूप में लिखते हैं तो 9/20 को 10% के लॉस से बेचा जा रहा है। तो यहाँ पर मैंने माइनस लगाया और ये हो गया कि इतना लॉस से बेचा गया है, तो मुझे डायरेक्ट निकल गया कि 5.6% की प्रॉफिट हुई है टोटल। ठीक है, चलिए इसको हटा देता हूँ, अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको भी हटा देते हैं। ठीक है भाई, थोड़ा सा स्पेस बचना चाहिए, जिनको दिक्कत है वो फिर से सब थोड़ा सा पीछे कर लेंगे और देख लेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पाइप ए टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसको 12 घंटे में भर सकता है, और पाइप सी उसको 15 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों पाइप को एक साथ खोल दिए जाते हैं, लेकिन 4 घंटे बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है, तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ पे जब भी क्वेश्चन आए तो ए बी और सी, तो ए जो है वो भरने वाला पाइप है, बी भी भरने वाला पाइप है, और सी जो है वो निकालने वाला पाइप है ना, माइनस लगा दिया मैंने ताकि मैं देख पाऊँ कि ये निकालने वाले पाइप है। इसकी वो 10 घंटे में भरता है, ये 12 घंटे में भरता है, ये 15 घंटा में खाली कर देता है। अगर मैं टंकी की अगर क्षमता की बात करूँ, या आप टोटल वर्क भी ऐसे कर सकते हैं कि क्षमता की बात करूँ तो हो जाएगा 60, और इसकी इफिशेंसी की बात करूँ ए की, तो एक घंटे में कितना भरेगा। अगर टोटल 60 यूनिट अगर क्षमता है इसका टंकी का, तो इसको 10 घंटे में भरता है, तो 1 घंटे में 6 यूनिट भरेगा, तो इसकी क्षमता 6 यूनिट हो गई। बी की क्षमता होगी 5 यूनिट, और सी की क्षमता होगी 15 चौका 60, तो 4 यूनिट, लेकिन ये निगेटिव का होगा क्योंकि ये खाली कर रहा है। ठीक है, तो हमसे कहा गया कि 4 घंटे बाद पाइप सी को बंद किया जाता है। ठीक है, तो आप ऐसे इसको समझ सकते हैं कि ए और बी तो कंटिन्यूस काम किया है, लेकिन सी जो है वो 4 घंटे तक ही काम किया है, 4 घंटे बाद उसको बंद कर दिया गया ना भाई। तो हम क्या करेंगे, हम करते हैं कि मान लेता हूँ कि टोटल टी टाइम लगा इसको, है ना, तो मैं मानता हूँ कि टोटल टी टाइम लगा, और टोटल टाइम में ए और बी दोनों कार्य करते ही रहे हैं, है ना। आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कि ये 10 और 12 मिलके काम कर रहे हैं टी घंटा, है ना, और प्लस जो -4 है वो कितना घंटा काम करते हैं, वो 4 घंटे तक काम करते हैं, और तब जाके 60 यूनिट टंकी भर जाती है ना। तो 22 टी बराबर, अगर 4 चौका 16 उस तरफ जाके ऐड हो जाएगा तो 76 हो जाएगा, तो टी बराबर क्या हो जाएगा 76/22। इसको अगर सोल्व करेंगे तो 11 दूना 22 और 38 दूना 76, सॉरी नीचे 11 आएगा, है ना। तो काटूंगा इसको, सॉरी क्या मैंने कुछ गलत किया क्या, 22 या 66, नहीं सॉरी मुझे लगता है इसमें कहीं गलती हुई है, कैलकुलेशन तो नहीं गलती किया कहीं पे। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पाइप ए एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, पाइप बी उसको 12 घंटे में भर सकता है, पाइप सी 15 घंटे में भर सकता है। तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, सॉरी ये यहाँ पर दे रखा है ना, ये तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, और 4 घंटे बाद सी को बंद कर दिया जाता है। तो 4 घंटे तक टोटल कितना काम हुआ, देखो मैं ऐसे करता हूँ कि 4 घंटे तक तीनों काम किया है, कितना काम किया, 6 चला 5 चला, ई -4 घंटा है, तो 4 घंटे तक कितना काम किया, तो 4 घंटे तक काम हुआ है कितना। अगर मैं लिखना चाहूँ इसको
तो लिख सकता हूँ कि ये 4 घंटे का काम है और बाकी जो काम है उसको 6 प्लस 5 दोनों मिलकर किया है टी घंटे में, तब जाके ये 60 काम कंप्लीट हुए हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 6 5 11, 11 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 7, है ना। 11 में 4 गया 7, 7 चौक 28, तो 28 प्लस 11 टी बराबर 60। यहाँ से 11 टी का वैल्यू कितना निकल जाएगा, 28 में से 60 गया तो 32, है ना। टी बराबर क्या हो जाएगा 32/11, 32/11। भाई क्वेश्चन में आंसर क्यों नहीं आ रहा, मुझे लगा कहीं पे गलती कर रहा हूँ क्या मैं। 6 5 11, 3 पाई के साथ खोले जाते हैं। भाई ये क्वेश्चन है बट मुझे लगता है कहीं पे गलती तो मैं कर रहा हूँ। चलो एक बार फिर से फ्रेश से करते हैं, है ना। ऐसा हो सकता है कि मैं पढ़ने में कोई गलती कर लिया हूँ। एक बार फ्रेश से करते हैं, अगर आंसर नहीं आया तो फिर हम इसको अगले को मतलब ले लेंगे। कई बार होता है कि आपको दिखना ही नहीं है चीज़ें, है ना। ये बोला है कि पाइप ए 10 घंटे में भर सकता है, तो ए 10, बी जो है वो 12 घंटे में भर सकता है और सी जो है वो 15 घंटे में भर सकता है। अगर तीनों का निकालूँ तो हो जाएगा 60, है ना। इसका 6 हो जाएगा क्षमता, इसका 5 हो जाएगा और इसका -4 हो जाएगा क्षमता। बोल रहा है कि पाइप सी 15 घंटे में, तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं लेकिन 4 घंटे बाद पाइप सी को बंद कर दिया जाता है। तो 6 5 11 और 6 प्लस 5 और -4, 4 घंटे तक चला और फिर 6 प्लस 5 आगे टी घंटे तक चला, है ना, बराबर ये 60 यूनिट पैक हो गया। तो हो जाएगा यहाँ से 6 5 11 में से 4 गए तो 7, 7 चौक 28 बराबर 28 प्लस 11 टी बराबर 60। तो यहाँ से टी कितना निकल जाएगा 32/11, तो 11 सॉरी हो जाएगा, ठीक है। टी कितना निकला यहाँ से, सही तो मैं कर रहा था भाई, मुझे लगा गलत कर रहा हूँ। तो 11 दूना 22 और 10/11, तो टी निकला यहाँ पे क्या, टी निकला यहाँ पे 2.10/11। तो टी का क्षमता यहाँ मतलब टी का टाइमिंग मतलब टी के द्वारा मतलब ये 6 और 5 दोनों मिल के टी टाइम तक काम किया था, तो टी का वैल्यू आ गया 2.10/11। लेकिन 4 घंटा पहले भी तो ये काम किया है पहले, है ना। ये 4 घंटा पहले भी तो काम किया है। पूछा टोटल कितना टाइम लगा, तो 4 घंटा ये और 2.10/11 घंटा ये, तो 6.10/11 घंटा। ठीक है, मैं पहले भी सही कर रहा था, मुझे लगा कि गलत जा रहा हूँ इसलिए थोड़ा सा मुझे दोबारा करना पड़ा। इससे पहले भी जो कंसेप्ट बताया उससे भी हो सकता है। कैसे कि इससे पहले जो मैं कंसेप्ट बताया हूँ कि मैंने क्या किया कि सी को 4 घंटे काम कराया और बाकी पूरा को इसको ये पूरा टी घंटे काम किया है। तो वहाँ पर मैं अगर टी निकालूंगा तो मुझे वो टोटल टाइम निकल के आएगा। जैसे आप ऐसे देख सकते हैं कि ये टी जो है जिसको मतलब सॉरी सी है वो 4 घंटे काम किया है, तो ये 4 प्लस 6 प्लस 5 टोटल आवर, इसको मैं कैपिटल टी से डिनोट करता हूँ, बराबर 60। तो यहाँ पर टी बराबर क्या हो जाएगा 60 प्लस 16 76/11। तो यहाँ से काटूंगा 11 6 76, 6.10/11। तो यहाँ पे जो टी आया है, यहाँ पे मैंने टी माना टोटल आवर माना हुआ है कि 4 घंटा इसको सी को अकेले काम करा दिया और मैंने ये माना कि ये ए और बी दोनों कंटिन्यूस काम करते ही रह गए। तो इस यहाँ पे जो निकला है वहाँ पर टोटल टाइम निकल गया, एक बार में निकल गया। यहाँ पे जो निकला है तो रिमेनिंग वर्क के लिए टाइम निकला है और फिर जो उस समय जो वर्क हुआ उसका टाइम निकला है, दोनों को ऐड कर दिया तो मैंने यहाँ पर भी मिल जाएगा मुझे वैल्यू, यहाँ पर भी मिल जाएगा मुझे वैल्यू। ठीक है, आई होप कि समझ में आया होगा ये वीडियो आपको, मतलब ये क्वेश्चन वीडियो तो समझ में आ ही रहा। चलिए अगला क्वेश्चन है कि ए और बी किसी कार्य को 12 दिन 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ कार्य मिलकर शुरू किया लेकिन 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ के छोड़ना पड़ा और ए ने अकेले शेष कार्य पूरा किया। संपूर्ण कार्य में कितने दिन में पूरा हुआ। देखिए सेम क्वेश्चन है कि ए है, यहाँ पे बी है, ये 12 दिन में करता है, ये 6 दिन में करता है। टोटल वर्क अगर मैं निकालूँ तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12। ए का एफिशिएंसी हो गया 1 यूनिट और बी का एफिशिएंसी हो गया 2 यूनिट हो गया। बोला कि उन्होंने एक साथ काम शुरू किया तो 1 + 2 दोनों काम शुरू किया, 2 दिन बाद बी छोड़ गया तो 2 दिन उन्होंने साथ में काम किया था। अब प्लस ए जो है, ए ने शेष काम पूरा किया, रिमेनिंग मतलब शेष काम को ए ने पूरा किया। तो ए का एफिशिएंसी कितना है 1 और मैं माना कि इसको टी टाइम लगा उसको जो रिमेनिंग वर्क है उसको कंप्लीट करने में, तब जाके ये 12 मिनट काम हुआ है। तो हो जाएगा कितना, यहाँ तो हो जाएगा 3 और 3 दूना 6 और 12 में से 6 गया तो 6 हो जाएगा। तो टी बराबर हो जाएगा कितना, टी बराबर हो गया
क्या निकाला भाई, ए ने शेष कार्य को पूरा किया, संपूर्ण कार्य कितने दिन पूरा, सही तो है, संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, 8 दिन होना चाहिए ना भाई यहाँ पे यार, यहाँ तो 8 दिन होने चाहिए। ए और बी किसी काम को, क्या क्वेश्चन बना रहा है ये लोग, बोला है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए और बी उन्होंने एक साथ कार्य शुरू किया, लेकिन 2 दिन बाद बी कार्य छोड़ के चला गया, तो बी कार्य छोड़ के चला गया, ए ने अकेले शेष पूरा कार्य पूरा किया, संपूर्ण कार्य में कितने दिन में पूरा हुआ। भाई यहाँ पर ये क्वेश्चन मुझे लगता है गलत है, क्वेश्चन नहीं गलत है, मतलब आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ टी बराबर 6 निकला है ना, 3 और 2 6 हो गया, तो 6 इस तरफ जाकर घटेगा तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर निकलेगा कि रिमेनिंग वर्क जो ए अकेले जो पूरा किया है काम, उस रिमेनिंग वर्क शेष काम को पूरा करने में इसको 6 दिन लगा है ए को, क्योंकि ए की क्षमता 1 है ना। तो अगर मुझसे पूछा कि टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट हुआ है, तो 6 + 2 8 दिन में होगा, तो ये 8 होना चाहिए आंसर मेरे हिसाब से, है ना। ऐसे आप भी समझदार हैं तो एक बार कमेंट करके बता देंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। मुझे मेरे हिसाब से जो क्वेश्चन में दे रखा है संपूर्ण कार्य कितने दिन में पूरा हुआ, तो 6 दिन तो सिर्फ ये लग रहा है रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में ना इसको, बाकी के 2 दिन भी तो साथ में काम किए हैं ये, तो 6 2 8 दिन होना चाहिए था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये देखते हैं कि 2 संख्याओं का HCF 7 है और LCM 84 है, एक संख्या 21 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। आपको पता है कि 2 संख्या A और B है, तो A और B का मल्टीप्लिकेशन जो होता है LCM और HCF का मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। जैसे अगर A संख्या 21 दे रखा है, दूसरी संख्या B है और इसका LCM 84 है और HCF कितना है 7 है, तो यहाँ से 21 चौक 84, तो B बराबर क्या हो जाएगा 7 चौक 28, ठीक है। बोला अगला क्वेश्चन है कि आंकड़ों का माध्य 19 है, ये तो ऑलरेडी करा चुका हूँ कि मोड बराबर क्या होता है, मोड बराबर होता है 3 गुणे मीडियन, फॉर्मूला बेस्ड है, इसमें कुछ नहीं करना, -2 × मीन, है ना। तो यहाँ से निकालेंगे तो 115 इसका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जैसे ऐसे जब भी क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, आपको ये नहीं कि इसमें ढूंढने रखना है कि कौन कितने बड़ा आया है, आपको सिर्फ ऑप्शन पर देखना है कि ऑप्शन में जो दे रखा है उसको सिर्फ टाइप करेंगे। जैसे मैंने 50 देखा, तो 50 में देख लूँगा कितनी बड़ा आया है, तो 50 से 1 बार आया यहाँ पे, और कितने बार आया, और 2 बार यहाँ पे दूसरा हो गया, और 3 बार, तो 50 3 बार आया है, ठीक है। तो 52 कितने बार आया, तो 52 1 बार, और 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, तो 52 है वो 4 बार आया। उसके बाद 47 1 बार 2 बार, 47 2 बार आया, 44 1 बार और 2 बार, 44 भी 2 बार आया है। तो यहाँ पर दिख गया कि 52 जो सबसे मैक्सिमम टाइम आया हुआ है 52, और तो वही इसका बहुलक हो जाएगा। बहुलक मतलब क्या होता है, जो जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो, जो जितने बार ज़्यादा बार रिपीट होगा वो बहुलक हो गए, ठीक है। अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है इसका, कि बोला है कि कृति 35,000 रुपये पूंजी से एक व्यवसाय शुरू करती है और 3 महीने बाद वैष्णवी उसके साझेदार के रूप में जुड़ जाती है। 1 वर्ष बाद लाभ को 7:6 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, तो पूंजी में वैष्णवी का योगदान कितना होगा। देखिए आपको पता है कि जो प्रॉफिट होता है वो क्या होता है, इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो होता है, प्रॉफिट का जो रेशियो होता है वो इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के रेशियो के इक्वल होता है ना। जो प्रॉफिट है या लाभ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम के, ठीक है। तो लाभ का अनुपात दे रखा है किसका, 7 और 6 दे रखा है लाभ का अनुपात, ठीक है। और तो मुझे निकालना है किसका, इन्वेस्टमेंट और इनटू टाइम का। कृति का 35,000 रुपये इन्वेस्ट करती है, 35,000, ठीक है। और कितने महीने के लिए, 12 महीने के लिए। और वैष्णवी जो है, मैं यहाँ पर ऊपर कृति का लिख रहा हूँ और नीचे वैष्णवी का, ठीक है। और वैष्णवी जो है एक साझेदार के रूप में व्यवसाय में जुड़ गई 3 महीने बाद, तो इसका मतलब ये जो है वो वैष्णवी 9 महीने के लिए काम किया, और उसका अमाउंट नहीं पता, मैंने माने कि एक से अमाउंट उसने पेड किया था, है ना। और 9 महीने के लिए, क्योंकि उसने बोला कि 3 महीने बाद वैष्णवी उसके साथ जुड़ गई, तो 1 साल में 12 महीने होते हैं, 3 महीने बाद जुड़ा, तो इसका मतलब 9 महीने वो साथ में थी साझेदार में, है ना। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 3 से 3 चौका 12 और 3 तिहाई 9, ठीक है। 3 2 6, 7 5 35, और क्या कर सकता है, कुछ कर सकता है, तो हो जाएगा x बराबर 5 चौका 20 और 20 दूना 40,000। तो इसका मतलब हुआ कि वैष्णवी ने 40,000 रुपये निवेश करके व्यवसाय में शामिल हुई थी। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, और 1-2 क्वेश्चन में जो भी मुझे लगा कि इसका आंसर चेंज होना चाहिए, तो अगर
आप खुद से भी करते हैं तो एक बार इसको देख लेंगे कि इसमें चेंज होना चाहिए कि नहीं। मेरे हिसाब से चेंज होना चाहिए, और बाकी अगर कुछ ऐसा होता है तो आप कमेंट कर देंगे, मैं इसको कमेंट को पिन कर दूंगा। और बस धन्यवाद कहना चाहूँगा आपको। और इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन, इसमें लिंक जुड़ा हुआ टेलीग्राम चैनल का, तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाएँ, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। और नीचे डिस्क्रिप्शन में और भी प्लेलिस्ट है, जैसे एनटीपीसी का प्लेलिस्ट, सेक्शन कंट्रोलर का प्लेलिस्ट, ये सारे प्लेलिस्ट है। आप जितनी सॉल्व करेंगे आपको उतनी एक्यूरेसी आएगी एग्जाम में और परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि आपको प्रीवियस ईयर पेपर से सॉल्व करने से ये फ़ायदा होता है कि आपको एक ट्रेंड पता चलता है कि अभी कौन सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, कौन सा क्वेश्चन अभी ट्रेंडिंग में है, या क्योंकि एग्जाम तो वही वेंडर करा रही है, तो आपको ये बेनिफिट हो सकता है। और बाकी आप समझदार हैं। और वीडियो कैसा लगा आप एक बार फीडबैक दे सकते हैं इसका, और भी किसी टॉपिक की वीडियो चाहिए आपको तो आप उसको बता सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।